दिखाई दिए। वहीं अखिल भारतीय सेवा के अफसरों की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। अगर हम बात करें, हमारे साथ तो जो है वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता मौजूद है राजेश पांडे जी। आपको नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है अजय गंगवानी जी। आपको भी नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर बात करें राजेश पांडे जी, पहले मैं आपके पास आती हूँ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और लगातार इस पे ये भी देखने को मिला कि सुश्री सांसद सुनील सोनी का भी इस पे बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सुझाव मांगा गया था, सुझाव देना चाहिए था, लेकिन हर बार केंद्र पर जो है आरोप लगाए जाते हैं, हमेशा आपत्ति जताई जाती है। उनसे सुझाव मांगा तो उन्हें सिर्फ सुझाव देना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से संघीय व्यवस्था में तो राज्य सरकार दोनों को आईएएस, आईपीएस, आईपीएस ऑफिसर की जरूरत होती है। केंद्र सरकार अनुच्छेद 312 के चारों के तहत अध्ययनशील अधिकारियों को चयनित करने के बाद राज्य और केंद्र शासित राज्यों को नियुक्तियों को मतलब कैडर को आवंटित करके भेज देती है। और कुछ अधिकारियों को केंद्र सरकार वापस भी बुलाती ताकि केंद्र सरकार की व्यवस्थाएं संचालित होती रहे, चाहे अंडर सेक्रेटरी हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, ऐसे विभागीय पद है, उसके माध्यम से केंद्र सरकार को भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर की जरूरत पड़ती है। परंतु लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं, केंद्र सरकार की चिंता थी कि प्रतिनियुक्ति अधिकारियों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी। राज्य सरकारों द्वारा बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी जो डीओपीटी के माध्यम से जो प्रतिनियुक्तियां होती थी, उसमें एनओसी लेने की जो प्रक्रिया थी, राज्य सरकारें एनओसी नहीं देती थी और कई कई साल तक मामले लंबित पड़े रहते थे क्योंकि इसमें कोई समय सीमा अधिक नहीं थी। केंद्र सरकार ने अब 1954 जो आईएएस कैडर रूल जो 1954 उसमें नियम 6 के तहत कुछ बदलाव संशोधन करने का प्रस्ताव राज्य सरकारों को पत्र के माध्यम से भेजा है 20 जनवरी को, फिर 20 दिसंबर को। थोड़ा सा रोक रही हूँ। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश ने लिखा है, अखिल भारतीय सेवा के कैडर नियमों में संशोधन का प्रस्ताव अधिकारियों की पदस्थापना के अधिकार एक पक्षी रूप से बिना राज्य सरकार अथवा संबंधित अधिकारी की सम्मति के प्रदान करते हैं। यह संविधान में रेखांकित संघीय भावना के पूर्णतः विपरीत है और छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी कानून व्यवस्था, नक्सल हिंसा के उन्मूलन, राज्य के सर्वांगीण विकास और वनों के संरक्षण सहित विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे नियमों के बदलाव में इन अधिकारियों में अस्थिरता और अस्पष्टता का भाव जागृत होना स्वाभाविक है। उनका ये एक मत है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो मत है वही मैं कह रहा हूँ, जैसे कि हमारे सांसद जी ने कहा, हर विषय में राजनीति ने अभी अभिमत मांगा है। केंद्र सरकार ने संशोधन प्रस्ताव से राज्य सरकारों का अभिमत मांगा है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी आईएएस के लगभग 914 पद प्रतिनियुक्ति के केंद्र में खाली पड़े हैं। 970 आईपीएस अधिकारी जो प्रशासनिक सेवा के हैं, उनके पद खाली पड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो इस बात को इंगित करता है कि केंद्र सरकार को भी काम करने में बहुत दिक्कतें हो रही है। और उसमें जो डीओपीटी में प्रतिनियुक्ति के जो नियम थे, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों के। जी राजेश पांडे जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है, अगर बात करें तो जिस तरह से अधिकारियों की राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही थी वो देखने को मिला। यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा के अफसरों की नियुक्ति के अधिकार को लेकर केंद्र ने जो और राज्य सरकार ने ठन गई थी और केंद्र सरकार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति मामले में अधिक अधिकार मांगे हैं। छत्तीसगढ़ की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव का विरोध किया है और मुख्यमंत्री ने इन अधिकारों के राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका भी यहाँ पर जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखे पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश ने लिखा कि अखिल भारतीय सेवा में कैडर नियम में संशोधन का प्रस्ताव उन्हें जो है अस्वीकार है, क्योंकि यह जो है अस्पष्टता का भाव जागृत होना, जो अधिकारियों में है अस्पष्टता का भाव जागृत हो सकता है। इससे उनके शासकीय दायित्वों के निर्वहन में असमंजस की स्थिति निर्मित हो सकती है। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण निष्पक्ष होकर काम करना, विशेषकर निर्वाचन के समय निष्पक्ष होकर चुनाव संचालन संभव नहीं होगा। राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती है व स्थिरता की स्थिति निर्मित हो सकती है। राजेश पांडे जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राजेश पांडे जी, अजय गंगवानी जी, अजय गंगवानी जी।
तो यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जो है पत्र लिखते हुए एक तरह से अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। साथ ही अगर बात करें तो निकट भविष्य में इन नियमों में दुरुपयोग की अत्यंत संभावना है, उन्होंने ये भी कहा है। और पहले भी कई घटनाओं में अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को लांछित कर कार्रवाई किए जाने के कई उदाहरण भी मौजूद है। हमारे साथ अजय गंगवानी जी भी मौजूद है। अजय गंगवानी जी, जो पत्र लिखा गया है पीएम मोदी को, उसे आप किस तरह से जी देखते हैं? मुख्यमंत्री ने अपने सुझाव भेजे हैं और उस सुझाव पे जो है राजनीति भी होती दिखाई दी। सांसद सुदीन सोनी का भी जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वही सांसद सोनी ने कहा कि केंद्र के अंदर में निर्णय और होते हैं उसका विरोध भूपेश बघेल करते हैं। भूपेश बघेल की अब एक आदत हो गई है केंद्र को पत्र लिखना और कोई भी निर्णय होता है उसका विरोध करना। विरोध किस बात का? जो संशोधन हो रहे हैं पूरे देश के लिए हो रहे हैं, अन्य राज्यों से भी इसे लेकर सुझाव मांगे गए हैं, तो भूपेश बघेल को जो है सुझाव देना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। उसे आप किस तरह से देखते हैं? खुशबू जी, बताना चाहूंगा, देखिए कहीं ना कहीं आईएएस कैडर नियम 1954 जो लगभग 67 ईयर से यहाँ लागू किया गया है और बहुत सोच समझकर सारी प्रशासनिक जो बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच उसको निर्धारित करके उसके आधार पर बनाया गया है। और कहीं ना कहीं देखिए ये जो आईएएस का जो सिलेक्शन है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और जब एक बार राज्य सरकार को प्रतिनियुक्ति दे दी जाती है तो वो पूरी तरह राज्य सरकार के अधीन हो जाते हैं। उसके बाद किसी भी आईएएस अधिकारी को, खुशबू जी, चाहे केंद्र में प्रतिनियुक्ति भेजना हो या अन्य राज्य सरकारों के पास भेजना हो, तो केंद्र और राज्य दोनों की अनुमति लगती है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का जो अधिकार क्षेत्र था, जिस प्रकार से एक जो आवाज आ रही कि नहीं खुशबू जी मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज जी। तो अभी जो देखिए सबसे बड़े जो संशोधन किया जा रहा है, न केवल छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में अन्य विपक्षी दल भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो संघीय व्यवस्था है उसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति, अधिकार और जो जिम्मेदारी है उसका बंटवारा किया गया है। और जो इस प्रकार का संशोधन लाया जा रहा है वो सीधा सीधा संघीय जो है व्यवस्था पे चोट है, संविधान की जो मूल आत्मा है उस पर चोट है। और देखिए आज वो जो संशोधन लागू कर रहे हैं खुशबू जी, सीधा सीधा बिना राज्य सरकार की सहमति के किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को डायरेक्ट वो केंद्रीय प्रतिनिधि भेजने में सफल हो जाएंगे। तो ये सीधा सीधा जो है राज्य सरकार के अधिकारों पे अतिक्रमण है। और न केवल छत्तीसगढ़ की सरकार, राजस्थान की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार और अन्य जो राज्यों की विपक्षी दल की सरकार है और लगातार विरोध कर रही है। और लेकिन अगर बात जी जय गंगवानी जी, इस विषय में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सिर्फ विपक्ष इसका विरोध कर रही है, बाकी राज्य सरकार जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वो क्यों इसका विरोध क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनके राज्य में भी वो ये जो है लागू होने वाला है। क्या उनके अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होंगे? मैडम देखिए कहीं ना कहीं खुशबू जी, आज कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार लगातार तानाशाही, पूंजीवाद और न्यायवाद के सिद्धांत पे चलती है। आज हम दो और हमारे दो, इसके अलावा कोई प्रभावशाली नहीं है। यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 9 सांसद हैं, इनका एक केंद्रीय मंत्री है, राष्ट्रीय पदाधिकारी है, लेकिन जब भी छत्तीसगढ़ के हितों की बात आती है खुशबू जी, उनमें इतना साहस नहीं होता कि वो बातों को रख सके। और लगातार देखिए केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। आज हमारे ऊपर कर्ज का आरोप लगता है खुशबू जी। आज केंद्र सरकार ने जीएसटी, कोयले की रॉयल्टी और अन्य मदों को मिलाकर लगभग 32,000 करोड़ का रोक के रखा है। और लगातार देखिए केंद्रीय योजनाओं की बात करूं खुशबू जी, तो केंद्रीय योजनाओं में लगातार केंद्र को लगातार उसका परसेंटेज कम किया जा रहा है और राज्यांश को लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो दोहरा व्यवहार इसके साथ किया जा रहा है। मुझे मेरी आवाज क्लियर आ रही है खुशबू जी? आपकी आ रही है जी। और देखिए लगातार इस प्रकार दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। आज पेट्रोल की बात करूं तो लगातार केंद्रीय दरों को कम करके सेस बढ़ाया जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय दरों पे 42% जो हिस्सा है वो राज्य सरकार को मिलता है, जबकि सेस में पूरी की पूरी टैक्स जो है केंद्र सरकार के खाते में जाती है। तो कहीं ना कहीं जो साजिश है, किस प्रकार से राज्य सरकार की आयों पे लगातार डायरेक्ट चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। 200 करोड़ से ज्यादा छत्तीसगढ़ की सरकार को सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के सेस के माध्यम से नुकसान हो रहा है। और लगातार देखिए गरीब कल्याण योजना की बात करूं, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करूं, आज उसना चावल की खरीदी के लिए लगातार छत्तीसगढ़ के हितों को दरकिनार करते हुए जिस प्रकार केंद्र की मोदी सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, तब ये यहाँ के छत्तीसगढ़ के सांसद इनमें इतना नैतिक साहस नहीं, आवाज उठाए। और आज भूपेश बघेल एक सही चीज के लिए, आज देखिए कहीं ना कहीं अगर ये संशोधन लागू होगा खुशबू जी, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो एक मानसिक दबाव में, एक भय के वातावरण में काम करेंगे, जिससे उसकी प्रशासनिक कुशलता में सीधा सीधा प्रभाव आएगा। और न केवल छत्तीसगढ़, ये पूरे देश के लिए एक बड़ा मामला है। अगर आप बोल रहे हैं तो ये नियुक्ति को लेकर बात की जा रही है कि केंद्र के हाथों में जो है नियुक्तियां दी जाए, सौंपी जाए। जिस तरह से देखा जाए कि राज्य सरकार भी लगातार जो है आईपीएस जो अफसर है उनके लगातार तबादले होते रहते हैं, कुछ हमने देखा ट्रांसफर भी होते दिखाई देते हैं। ऐसे में जो अधिकार केंद्र के पास चले जाएंगे तो क्या ये ट्रांसफर वगैरह जो है ये सब केंद्र के जिम्मे आएगा?
देखिए खुशबू जी, देखिए कहीं ना कहीं संविधान में प्रत्येक शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी का बंटवारा पूरे स्पष्ट ढंग से किया गया है और बहुत अच्छा एक बैलेंस संविधान के द्वारा बनाया गया है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने हितों के लिए काम कर सके। प्रशासनिक अधिकारी केंद्र और राज्य स्तर पर अलग अलग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार अपनी तानाशाही के तहत सीधा सीधा जो है वो अपनी थोपना चाह रहे हैं कि आज राज्य सरकार की सहमति असहमति किसी आईएएस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, तो ये तो सीधा सीधा संविधान के मूल आत्मा पे चोट है। यही इनकी तानाशाही रवैया है। तो हम इसका सीधा साधा विरोध करते हैं। आज हम प्रशासनिक कसावट के लिए किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ये 67 साल पुरानी जो कैडर नियम लागू है उसके आधार पर ये शक्तियां निर्धारित है। आज क्यों मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता की प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे इस प्रश्न में पूछना चाहता हूं, क्या केंद्र सरकार अपनी सुविधा के लिए जो राज्य सरकारों को जो प्रशासनिक नियंत्रण है उस पर चोट पहुंचाने का क्यों प्रयास कर रही है? एक तरफ वो बोल रही है कि केंद्र सरकार के पास आईएएस अधिकारी कम है, क्या वो राज्य सरकारों के आईएएस अधिकारी लेकर केंद्र के प्रशासन को ठीक करना चाहती है? लेकिन उसके माध्यम से जो राज्य शासन प्रभावित होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कहीं ना कहीं आज अन्य राज्य जो भाजपा शासित है उसमें इतना नैतिक साहस नहीं है कि इस कैडर नियम में जो संशोधन किया जाए उसका विरोध करें, इसलिए वो साहस नहीं जुटा पा रहे। लेकिन जहां जहां कांग्रेस की सरकार है या अन्य विपक्षी दलों की सरकार है तो ये स्पष्ट रूप से संकेत है कि ये संविधान के मूल आत्मा में चोट पहुंचा रही है। संघीय जो ढांचा है उस पर सीधा सीधा चोट है और कहीं ना कहीं आईएएस अधिकारी भी आज जिस स्वतंत्र ढंग से राज्य सरकार के अधीन काम कर पाते हैं और सीधा सीधा केंद्र सरकार के दखल होने से राज्य सरकार का अधिकार और शक्तियों में कमी आएगी और यही उनका मूलभूत आत्मा है। और लगातार देखिए सौतेला व्यवहार के साथ साथ आज वो राज्य सरकार के अधिकारियों में डायरेक्ट कटौती कर रहे हैं, चाहे टैक्सेस की बात करूं चाहे केंद्रीय सरकार की योजनाओं की बात करूं, तो लगातार वैसे भी हम लगातार आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ केंद्र सरकार लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है और ये हम इनसे पुनर्विचार करने का निवेदन करते हैं। और आगे चल के अगर पुनर्विचार पे वापस नहीं लिया जाएगा तो पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। जिस प्रकार कृषि के काले कानूनों की बात करूं खुशबू जी, उस काले कानूनों को भी विपक्ष में बिना विपक्ष सलाह के बिना परिचर्चा के जिस प्रकार पारित किया गया, आज 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई और अंत में उनको जिद को छोड़कर उस कानून को वापस लेना पड़ा। मेरा निवेदन है कि एक गलत कानून है, आज राज्य सरकार के अधिकारियों पे डायरेक्ट अतिक्रमण है, इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। पूरा देश के विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और सारे अन्य दल इसका विरोध कर रहे हैं और मुझे आशा है कि जल्द जल्द इससे केंद्र सरकार पुनर्विचार कर इस काले कानून को या इस प्रकार जो अतिक्रमण के कानून को वापस ले लेगी। जी, अगर बात करें अतिक्रमण की, यहाँ बात कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं कि अन्य राज्यों में किस तरह का अतिक्रमण करते दिखाई देगी राज्य सरकार? कुछ मेरे से प्रश्न है आपका? जी हाँ, जी हाँ, एक बार रिपीट कर देंगे, निवेदन है मेरा आपसे। मैंने कहा कि अतिक्रमण की आप बात कर रहे हैं लेकिन कहीं भी अतिक्रमण यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, उसे किस तरह से देखते हैं? हमारे साथ राजेश पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश पांडे, मैं बात कंप्लीट करूं खुशबू जी, आपकी बात का जवाब दे देता हूं। मैं आपसे मेरे से प्रश्न पूछा है, देखिए कहीं ना कहीं आप इस पर समझ लीजिए आईएएस कैडर 1944 नियम, इस नियम के अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत आने वाले अधिकारियों की भर्ती केंद्र के द्वारा होती है, लेकिन राज्य कैडर एक बार आवंटित किए जाने के बाद वो पूरी तरह राज्य सरकार के अधीन हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है खुशबू जी, आईएएस कैडर नियमों के मुताबिक अगर किसी आईएएस अधिकारी को राज्य सरकार या केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति भेजना है तो केंद्र और राज्य दोनों की सहमति आवश्यक है, जो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य को दिखाता है। लेकिन आज जिस प्रकार के संशोधन के द्वारा राज्य सरकार की जो सहमति की अनिवार्यता है उसको समाप्त किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बिना राज्य सरकार की सहमति के केंद्र सरकार किसी भी आईएएस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर पाएगी। तो ये सीधा साधा राज्य सरकार के शक्तियों पे, अधिकारों पर अतिक्रमण है। ये तो पूरी तरह स्पष्ट है खुशबू जी। आप देश की जनता, विपक्षी सारे अन्य दल बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं। जिस प्रकार से हम दो और हमारे पूंजीपति और उद्योगपतियों को बनाने के हिसाब से लगातार कानून पारित किए जा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और देखिए आज तक देश के इतिहास में पहली बार 9 अधिकारियों की बिना आईएएस के डायरेक्ट निजी क्षेत्र के अधिकारियों की संयुक्त सचिव स्तर पर भर्ती की गई है। कहीं ना कहीं अपने मनपसंद लोगों को आज एक संयुक्त सचिव बनाकर उनको उपकृत करने का, आज पूंजीपति और उद्योगपतियों के इशारे पर उनको स्थापित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष दल इसका पुरजोर विरोध करते हैं खुशबू जी। जी, हमारे से राजेश पांडे जी जुड़े हुए हैं। राजेश पांडे जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अजय गुगवानी इस पे कह रहे कि असंवैधानिक है, किसी भी राज्य सरकार का जो अधिकार होता है उसे छीन रही है केंद्र सरकार। देखिए बिल्कुल असंवैधानिक नहीं है, यही दिक्कत है कि कांग्रेस को हर चीज में राजनीति सूझती। संघीय व्यवस्था में आप देखिए आईएएस का आवंटन केंद्र सरकार करती, केंद्र सरकार के देने के बाद जब उसी आईएएस की जरूरत पड़ती, आईपीएस की जरूरत पड़ी, आईएएस ऑफिसर की जरूरत पड़ती प्रतिनियुक्ति के लिए, तो राज्य सरकारों से एनओसी लेने का जो प्रावधान है
उसमें कोई समय सीमा न होने के कारण लगातार मामले लंबित रहते हैं। और मैं तो बता रहा था IAS लगभग 1440 मेरे को और पांडे जी IPS एक बताइए, प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य सरकार की सहमति मिलनी चाहिए कि नहीं? पांडे जी आप एक मेरे को एक ही प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या राज्य सरकार की सहमति लेना उचित नहीं मानते आप पांडे जी? आज ये डिक्टेटरशिप है पांडे जी। पहले बात सुन लीजिए फिर बोलिएगा। उसमें नियम जी जी पांडे जी आप बात कंप्लीट करिए, बोलिए। रिजर्व है ना, तो प्रतिनियुक्ति और रिजर्व था CDR के माध्यम से नियुक्ति होती थी और राज्य सरकारों में नियुक्ति लगती थी, लेकिन उसमें समय सीमा न होने के कारण राज्य सरकारें लगातार, क्योंकि राज्य सरकार को IAS IPS की जरूरत है, तो वो प्रतिनियुक्ति पे केंद्र सरकार में भेजने के लिए सहमति नहीं दिया करती थी। अभी भी जो प्रावधान किए गए उसमें संशोधन में कहा गया कि राज्य सरकार का अभिमत लेके, लेकिन उसमें डेडलाइन तय कर दी गई है, एक समय सीमा के बाद अगर राज्य सरकारें मुझे मेरे को समय दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा पांडे जी की बात का। जी पहले पांडे जी केंद्र सरकार आप ही के पास डायरेक्ट उनकी नियुक्ति करेगा। मैं कहना चाहता हूँ, आप देखिए IPS IAS ऑफिसर की 2011 में 23% हमारी प्रतिनियुक्ति पे अधिकारी थे, जो 2011 के बाद 2012-13 की बात करो तो 18% रह गए। लगातार प्रतिनियुक्ति पे अधिकारियों की कमी पड़ रही है। वही केंद्र सरकार राज्य सरकारों को IAS कैडर को आवंटित करके देती है, उसी को जब प्रतिनियुक्ति पे तो राज्य सरकारें सहयोग नहीं करती। मुझे लगता है संघीय व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो दिक्कत थी वो संशोधन का प्रयास है। राज्य सरकार के भी अधिकार उसमें नहीं जा रहे ना, केंद्र के जा रहे हैं। राज्य सरकार अगर तय समय सीमा में NOC नहीं देती तो केंद्र सरकार को अधिकार, पहले अधिकार था कि अधिकारी की भी NOC चाहिए, सहमति राज्य सरकार की भी चाहिए, और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की सहमति के बाद केंद्र सरकार नियुक्ति करती थी। परंतु आज केंद्र में भी अच्छे अधिकारियों की जरूरत IAS IPS IPS IFS ऑफिसर्स की, और 1400 पद 1500 पद खाली रहेंगे IAS IPS के, तो आप बताइए कैसे केंद्र सरकार वहां भी भारतीय प्रशासनिक अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी अधिकारी जवाब दे दूं उनकी बातों का। इसमें संशोधन किया गया और जनहित में संशोधन किया गया, क्योंकि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, जो उसके कहें कि प्लानिंग होती है, जो काम होते हैं, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी उससे प्रभावित होते हैं। अगर अच्छे अधिकारी IPS ऑफिसर वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से अजय गंगवारी जी भी जुड़े हुए हैं। सकावट आएगी, केंद्र सरकार अच्छे से काम करेगा तो राज्य सरकारों को भी उसका प्रतिफल, उसका परिणाम मिलेगा, और दोनों में बेहतर तालमेल रहेगा तो प्रशासनिक अधिकारी रिजल्ट ओरिएंटेड अच्छा काम करके दे पाएंगे। अनिल द्विवेदी जी आप अभी तक जुड़े नहीं है। जुड़ गया हूँ, आप पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, आपके इसमें नहीं जुड़ पा रहा हूँ। आपकी वॉइस जो है सुनाई नहीं दे रही है। आपको किसी को सुनाई दे रही है उनकी वॉइस? हाँ वॉइस आ रही है, कुछ उनको बोले दीजिए जी, आवाज आ रही है उनकी। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जिस तरह से लगातार यहाँ PM ने जो है चिट्ठी लिखी है PM को CM ने, उसको किस तरह से देखते हैं आप? और लगातार यहाँ आपने दोनों पक्षों की बातें भी सुनी है, उसे किस तरह से देखते हैं? अनिल द्विवेदी जी। हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप आ रही है? हम लोग सुन पा रहे हैं उनकी आवाज। उनको जी इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे अनिल द्विवेदी जी? अभी नहीं आ रही आवाज। मैं बोल देता हूँ खुशबू जी, मैं जवाब दे देता हूँ उनकी बात का। जी जी अजय गंगवानी जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए खुशबू जी, कहीं ना कहीं जो ये नया संशोधन लाया जा रहा है पूरी तरह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब सहकारी संघवाद के पूरी तरह खिलाफ है। केंद्र और राज्य के बीच एक सामंजस्य होना चाहिए किसी भी निर्णय में। देखिए लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती इस बात की है, पक्ष और विपक्ष दोनों की सलाह और सुझाव का स्वागत किया जाए। दोनों व्यक्तिगत यहाँ पे केंद्र जो है सुझाव तो मांग रहा है, सलाह भी तो मांग रहा है। एक तरह से कहा जा सकता है पत्र दे सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। खुशबू जी मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं। देखिए आपने जो मेरे पास आया ना, मैं प्रस्ताव पढ़ के बताता हूं आपको। हमारे पांडे जी काफी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, परंतु शायद उनकी तकनीकी जानकारी अधूरी है, उसको अपडेट कर दूं। देखिए जो वहां से पांडे जी, मैं आपके डिस्टर्ब नहीं किया, मेरा निवेदन है आपसे प्रोटोकॉल को। देखिए कहीं ना कहीं देखिए जो खुशबू है, कार्मिक मंत्रालय ने प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा है कि केंद्र की जरूरतों के हिसाब से प्रतिनिधित्व के लिए अधिकारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। केंद्र ने प्रस्ताव दिया है कि सारे डिटेल राज्य सरकार भेजे, लेकिन स्पष्ट क्या दिया आखिरी खुशबू जी, मेन टेक्निकल पॉइंट क्या है कि अगर दोनों के बीच अगर असहमति बनती है तो एक निश्चित समय सीमा के अंदर उनको प्रतिनिधित्व भेजना अनिवार्य होगा। ये सबसे प्रमुख सेंटेंस जो पांडे जी छोड़ रहे हैं। पहले क्या होता था, दोनों की सहमति के बाद निर्णय, अगर राज्य सरकार सहमत नहीं है, किसी भी IAS अधिकारी को प्रतिनिधि पे न केवल केंद्र में न अन्य राज्य सरकारों में भेजा जा सकता था।
कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपको जवाब पांडे दे जी रहा हूँ। आप सर सुनने का साहस रखिए, आप तकनीकी जानकारी आपकी अधूरी है, आप पांडे जी मैं आप दोनों की बात सुनूंगी। अजय गंगवानी जी आपका बात हो गई हो तो राजेश पांडे जी आप बोलिए। 10 सेकंड दीजिएगा मेरे को, कंप्लीट कर लूं मैं। देखिए पहले सहमति जरूरी की राय की वैल्यू थी, आज अतिक्रमण किया जा रहा है, राज्य की सरकार की सहमति की अनिवार्यता को समाप्त किया जा रहा है। तो क्या राज्य सरकार के सरकारी संवाद का अतिक्रमण नहीं है? आज लगातार इस प्रकार के जो नया संशोधन लाया जाएगा, आज किसी भी राज्य का आईएएस अधिकारी एक भय के वातावरण में, एक मानसिक तनाव के वातावरण में काम करेगा और कहीं ना कहीं उसकी प्रबलता पे, उसकी प्रशासनिक कुशलता पे इसका सीधा प्रभाव आएगा। और कहीं ना कहीं पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लेकिन वो सच को स्वीकार नहीं कर रहे। आज क्यों नहीं? पांडे जी क्या कहना चाहिए? देखिए क्या सुनना नहीं चाहते, दिक्कत इनकी यही है। मैं आपको बता रहा हूँ, कैडर नियम के अनुसार 1954-6 के प्रावधान में केवल एक ही संशोधन हो रहा है प्रमुख रूप से, कि जो असहमति राज्य सरकारें देती थी उसकी एक समय सीमा नहीं थी, और समय सीमा नहीं होने के कारण मामले पांडे जी असहमति की बात नहीं है, समय सीमा की बात नहीं है। आज जो डिबेट अपन कर रहे हैं समय सीमा की बात नहीं है, गलत बात है। खुशबू जी समझ नहीं रहा टेक्निकल चीज को, पांडे जी बोल रहे हैं खुशबू जी इसमें क्लियर है, सुनना नहीं चाहते। दिक्कत इनकी ये है, केवल झूठ बोलने की आदत है कांग्रेसियों की, झूठी मानसिकता, क्योंकि सच्चाई जाने में नहीं। बाद में जवाब दीजिएगा, पहले मेरी बात सुनिए फिर जवाब दीजिए। पहले मेरी बात सुनिए, शांति से मेरी बात तो सुनिए, शांति से मेरी बात तो सुनिए। जिस प्रकार से लोकप्रिय पांडे जी तरीका ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होता डिबेट, ये डिबेट का तरीका ठीक नहीं है। लोगों के साथ बात खत्म करने दीजिए, फिर अजय गंगवानी जी आपके पास ही आएंगे। राजेश पांडे जी पांडे जी को बोलने दीजिए। अरे कोई सेंटेंस नहीं, आप बेवजह की बात कर रहे हो। आप जैसे आपके नेता वैसी आपकी सोच, हर जगह केवल कंफ्यूजन क्रिएट करना, हर जगह केवल अवरोध उत्पन्न करना। अच्छे नियम से कोई निर्णय लिया जाता है, उसमें भी खामियां ढूंढने का काम कांग्रेस की केवल रणनीति बन चुकी है, सोच बन चुकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, चुनाव में बात सुनिए, समझ रही है आप? सही बात, एक जवाब दीजिए पांडे जी, एक प्रश्न का जवाब दीजिए। वरिष्ठ नेता है खुशबू जी, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, मेरा निवेदन जवाब दें। क्या राज्य सरकार की आप कंट्रोल कीजिए, या तो इन्हीं को बोलने दीजिए, मैं छोड़ देता हूँ, मैं इनको अकेले बुलवाइए आप। ये ऐसा डिबेट नहीं होता है, केवल आप चिल्लाते रहेंगे, बेवजह की बातें करते रहेंगे, आप सामने वाले की बात ही नहीं सुनेंगे। आपकी मानसिकता समझ में आ रही है, आपकी सोच में खोट दिख रही साफ साफ। ये कहना चाह रहे खुशबू जी, अखिल भारतीय प्रशासनिक दीजिएगा बस। खुशबू जी बोलिए पांडे जी बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, आईएएस आईपीएस आईएफएस के जो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है, उनको यूपीएससी के माध्यम से उनका चयन होता है। केंद्र सरकार ही उनको आईएएस कैडर आईपीएस कैडर वहां से अलॉट करती, आवंटित करती राज्य सरकारों को, केंद्र शासित राज्यों को। लेकिन जब केंद्र सरकार को आवश्यकता पड़ती है तो यही राज्य सरकारें प्रतिनियुक्ति पे अधिकारियों को नहीं भेजती है। एनओसी का दुरुपयोग किया जाता है, केंद्र सरकार के कार्यों को प्रभावित किया जाता है। डीओपीटी के जो कहना चाहिए प्रावधान है 1954-6, उसमें केवल एक संशोधन हुआ है कि अगर राज्य सरकारें तय समय सीमा के अंदर, उसमें भी स्पष्ट उल्लेख है, केंद्र और राज्य सरकारें आपस में बात कर, सुनिए पहले बीच में नहीं, आपस में बात करके सहमति का प्रयास करेंगे, सहमति से नियुक्ति होगी। अगर सहमति नहीं, सहमति बनने न होने के बाद क्या होगा? जवाब दीजिए, अगर सहमति नहीं बनती तो क्या होगा? मतलब सहमति नहीं बनेगी तो राज्य सरकारें कुछ नहीं करे, राज्य सरकारें कुछ नहीं करे, केंद्र सरकार का अधिकारी नहीं रहेगा। इनको मना के पहले बीच में देखिए, यहाँ ये प्रावधान किया गया कि अगर राज्य सरकारें एक तय सीमा के बाद भी अगर एनओसी नहीं देंगी तो केंद्र सरकार उन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर सकेगा। इसमें कहीं कोई बात गलत नहीं है, और उसके लिए उन्होंने अभिमत मांगा है, 3 बार पत्र लिखा है। सितंबर में पत्र लिखा, 20 दिसंबर को पत्र लिखा, गलत बात करते हैं। खुशबू जी मैं जवाब दे दूं, 1 जनवरी को लिखा, और अभिमत मांगा गया है कि 25 जनवरी तक आप इस विषय में अपना अभिमत, अपनी राय, अपनी टिप्पणी दीजिए। परंतु राज्य सरकार को जो काम उनको पत्र लिख के करना चाहिए उसको छोड़ के सार्वजनिक राजनीति करके बेवजह का टूल देके संघीय व्यवस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानकारी अधूरी है लगता है। कुछ मुझे जवाब दे दूं मैं इनका, पर्याप्त समय दीजिएगा। सरकारों को है तो उससे ज्यादा केंद्र सरकार में भी है। केंद्र सरकार में आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स की कमी है,
6,553 अजय IAS है, उसमें पांडे जी आप 1459 निवेदन है खुशबू जी को बताइएगा, मेरे में डिस्टर्ब नहीं करें। मैंने बोला सुना, इनकी बातों को ध्यान से सुना। पांडे जी आपकी बात कंप्लीट हो गई। जी अजय मैं आप गंगवानी जी, समय दे दिया, इनको शांत कराइए पहले खुशबू जी, इनको शांत कराइए पहले। पांडे जी अब आपका समय खत्म हो गंगवानी जी, केवल मेरे एक चुका सवाल का आप जवाब दे दीजिए, एक बोलने सवाल का का जवाब साहस दीजिएगा। रखिए, सच बोलिए। मेरे एक सवाल का यही तरह भारतीय सवाल तो जनता सुनिए, पार्टी का सवाल सिर्फ तो अपनी अपनी सुनिए। बातें रखेंगे, सामने से आने नहीं देना चाहते। नहीं चाहते, दिक्कत इस बात की है। मैं इनको शांत पूछना कराइए चाह पहले, रहा हूँ, इनको शांत कराइए इनको। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो उसमें नियम था 6 में कि राज्य सरकारों के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, क्या समय सीमा नहीं होनी चाहिए? आप चलिए बताइए। हो गया, मैं जवाब दूं, अब डिस्टर्ब मत करिएगा, मैं जवाब दूं। खुशबू जी देखिए, अभी मैं बार बार कह रहा हूँ 1954 का जो IAS फिर शुरू हो गया यार। ऐसे लोगों को बिठाते हैं जो प्रोटोकॉल को समझती नहीं। खुशबू जी बताइए, अपनी बात यही करेंगे, हमारे समय भी यही बात करेंगे। जी अजय पांडे शांत जी, हो जाइए पांडे जी, शांत हो जाइए अब। अजय गंगवानी कहा तो ये हूँ मैं, आपकी सोच को तरस आता है, ऐसी सोच। बस हो गया पांडे जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए कहीं ना कहीं पांडे जी की बौखलाहट बता रही है कि वो संशोधन को लगातार दुष्प्रभाव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पांडे जी सुनिए, फिर शुरू हो गया। पांडे जी देखिए, सच जाना ही नहीं। खुशबू जी आपकी समय सीमा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसका आप जवाब दीजिए। इसका तो आप सीधा जवाब दे नहीं रहे हैं। DOPT के धारा 6 में जो नियम है, राज्य सरकारों को प्रतिनियुक्ति IAS IPS अधिकारियों को भेजने के लिए डिबेट नहीं हो पाएगी। समय सीमा होनी चाहिए। जवाब दीजिए आप इसका। तो हमें तमाम जो है इस विषय पर चर्चा करनी दूंगा। खुशबू जी देखिए, कहीं ना कहीं ये सिर्फ संगीत की बात नहीं है, ये प्रतिनियुक्ति के जो अधिकार है, तो राज्य सरकार के अधिकार भी तो प्रभावित हो रहे हैं। क्या उन IAS IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति में नियुक्ति का अधिकार जो राज्य सरकारों के पास है, क्या राज्य सरकारें उसका दुरुपयोग नहीं करती है? राज्य सरकारें भी उसका खुद से दुरुपयोग करती है, इसलिए ये प्रावधान किया गया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी अधिकार होना चाहिए। हमने तमाम अधिकारों की यहाँ पर अगर बात ऑफिसर की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को नैतिक प्रावधान को समाप्त किया जाए। भी है। इसमें अखिल भारतीय की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर अधिकारों को लेकर केंद्र राज्य सरकार में जो है लगातार यहाँ पर बात हुई है। सभी राज्य सरकारों ने जो है इस पर सहमति तो नहीं जताई, लेकिन कुछ जो है विपक्ष ने जो लगातार इस पर जो है असहमति जताई है। अब देखना ये होगा कि ये जो अधिकार मांगे गए उस पर क्या प्रतिक्रिया केंद्र की आती है। तो लगातार यहाँ पर हमने जो है चर्चा कर ली है। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ साधन न्यूज के साथ। खुशबू जी मेरा फाइनल कमेंट तो निपटा दिया।